गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सक्सेस पाथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में पढ़े थे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का प्रथम अध्याय जो था वो था सत्ता की साझेदारी। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, संघवाद। क्लास 10th कि पॉलिटिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम लोग शुरू किए हैं बेसिकली पढ़ना। तो उसका प्रथम अध्याय हम लोग पढ़े सत्ता की साझेदारी, और उसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं संघवाद। तो आज हम लोग संघवाद के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसकी संकल्पना को विस्तार से समझेंगे कि संघवाद क्या है, संघवाद का वास्तविक मीनिंग क्या होता है और संघवाद क्यों जरूरी है। ये हम लोगों के सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया हुआ है। आखिर क्या कारण है, इसको विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। संघवाद, संघवाद को इंग्लिश में हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। संघवाद जो शब्द है उसको इंग्लिश में फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इस संघवाद के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम लोग एकात्मक, केंद्रीकृत, इस वर्ड को समझें। ये दो शब्द आपस में मिलता जुलता है, मतलब एक ही शब्द है एक तरह से। तो संघवाद को समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम इन शब्दों से परिचित हों, इनका अर्थ को समझें, तब हम सही रूप में संघवाद को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एकात्मक। एकात्मक क्या होता है? कोई भी लोकतांत्रिक देश जो होता है, जो लोकतंत्र जहां पाया जाता है, भारत जो कि एक लोकतंत्र देश है, तो लोकतंत्र प्रणाली दो तरह की होती है। या तो उसमें एकात्मक या केंद्रीकृत प्रणाली पाई जाती है, या फिर उसमें विकेंद्रीकरण पाया जाता है। एकात्मक और केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा तंत्र जिसमें सत्ता का जो पावर है, शक्ति जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, एक जगह केंद्रीकृत होता है। मतलब जैसे सारा पावर केंद्र के पास हो या पूरा पावर राज्य के पास हो, कोई खास संस्था के पास, कोई खास व्यक्ति के पास, कुछ लोगों के पास सीमित रहता है, वैसी प्रणाली को एकात्मक या केंद्रीकृत शासन प्रणाली बोलते हैं। तो कुछ ऐसा देश है जहां लोकतंत्र तो है, लोकतांत्रिक प्रणाली पाई जाती है, पर उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो एकात्मक है या केंद्रीकृत है। मतलब सत्ता का जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं। मतलब सत्ता की जितनी सारी शक्तियां हैं, पावर है, वो एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड हो गया। तो ये इस चैप्टर में हम लोग ये दोनों शब्दों से पृथक एक नया शब्द पढ़ेंगे, संघवाद। संघवाद में क्या होता है कि सत्ता का जो शक्ति होती है, पावर जो होता है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण होता है। मतलब पावर एक आदमी, एक संस्था के पास सेंट्रलाइज नहीं होकर उसका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब पावर का बंटवारा होता है, और ये ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पावर केंद्र सरकार के पास है, उसके बाद राज्य सरकार के पास है, और उसके बाद स्थानीय सरकार को सत्ता का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मतलब सारी शक्तियां सिर्फ केंद्र के पास नहीं है, सारी शक्तियां सिर्फ राज्य सरकार के पास नहीं है, बल्कि शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, शक्ति का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण हुआ है। इसी टर्म को संघवाद कहते हैं। जब सत्ता की शक्ति जो है एकीकृत और एकात्मक न होकर विकेंद्रीकृत हो, तो वो संघात्मक कहलाती है। बात समझ में आ रहा है? इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझिए। संघात्मक प्रणाली एक व्यवस्था है, संघवाद एक कॉन्सेप्ट है जो ये है। ये क्या कहता है कि सत्ता की जो शक्ति है, सत्ता का जो पावर है, वो सेंट्रलाइज नहीं होगा, बल्कि उसका डिसेंट्रलाइजेशन होगा, विकेंद्रीकरण होगा। मतलब सत्ता की जो शक्ति है वो कुछ खास लोगों में, कुछ खास वर्गों में या कुछ खास संस्थाओं में केंद्रीकृत नहीं होगी, बल्कि उनका बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो जब सत्ता की शक्ति, जब सत्ता का पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होता है, संघात्मक प्रणाली उसको बोलते हैं। जब सत्ता का पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, विकेंद्रीकृत किया जाता है, तो वैसी शासन प्रणाली को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। वैसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो संघवाद के से आप इसका अर्थ समझ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। संघवाद का बेसिकली मीनिंग यही हुआ, हम आपको फिर से बता रहे हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एक टॉपिक पे ही पूरा चैप्टर मतलब डिपेंड है। अनेक जो है चैप्टर में, आपके चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो डिफाइन करके एग्जाम्पल के थ्रू
आपको संघवाद के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये जरूरी है कि वो सही रूप में वो देश डेवलप कर पाए, उसका क्रमिक विकास हो पाए, सामूहिक विकास हो पाए, लोग वहाँ शांति की स्थापना हो, विद्रोह ना मात्र में हो, विरोध नहीं हो सरकार का। इसलिए ये जरूरी है कि वैसे लोकतांत्रिक देश में हम लोग संघात्मक प्रणाली को अपनाएं। तो संघात्मक प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि ऐसा लोकतांत्रिक देश जहां सत्ता का जो पावर है, शक्ति जो है, उसका पृथक्करण किया गया हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हो, पावर सेंट्रलाइज ना हो के डिसेंट्रलाइज किया गया हो। मतलब शक्ति किसी खास वर्ग में, कुछ खास लोगों के पास या कुछ खास संस्थाओं के पास सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि पावर जब किसी खास लोगों के पास, कुछ खास वर्गों के पास अगर सेंट्रलाइज हो जाता है, तो ऐसा देखा जाता है कि वे स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। मतलब वो जन कल्याण में काम करने के लिए नहीं होते हैं, उनका स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं, और कुछ गलत नीतियां, पावर के नशे में, सत्ता के नशे में चूर होकर कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो जनता के हित में नहीं होता है, देश के भले में नहीं होता है, क्योंकि उनका साथ पावर का उनको अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम ही शक्तिशाली हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल हम हैं। तो इसलिए ये इसको बदलने के लिए, इसको चेंज करने के लिए हमारे संविधान निर्माता जो थे भारत में, भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र यहाँ पाया जाता है, डेमोक्रेसी पाया जाता है, मतलब ऐसी शासन प्रणाली जो जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा हो। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए अगर जो शासन व्यवस्था होती है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, मतलब लोकतंत्र बोलते हैं उसको। तो किसी भी लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ये जरूरी है कि वैसे लोकतांत्रिक देश में हम लोग संघवाद के कॉन्सेप्ट को अपनाएं, मतलब वहां संघात्मक प्रणाली को अपनाएं। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता की जो शक्ति है वो एकात्मक और केंद्रीकृत नहीं होके बल्कि उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। सत्ता की जो शक्ति है वो एकात्मक और केंद्रीकृत न करके क्या हो, उसका विकेंद्रीकरण हो, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। तो जब ऐसी प्रणाली को अपनाया जाता है, मतलब पावर को एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना करके उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, विकेंद्रीकृत करते हैं, तो वैसी व्यवस्था को हम लोग संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं, और यही संघवाद है। ठीक है, तो अब संघवाद के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए। दूसरा बात जो इस चैप्टर में हम लोग को समझना है कि अभी मैंने बताया कि संघवाद मतलब सत्ता की शक्ति का एक जगह केंद्रीकरण न करके उसका विकेंद्रीकरण करना, मतलब सत्ता की शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिवाइड करना। देखिए, जब केंद्र सरकार से कुछ शक्ति लेकर राज्य सरकार को दी जाती है या कुछ शक्ति का बंटवारा स्थानीय सरकार को प्रदान की जाती है, तो ये क्या होता है? ये शक्ति का पृथक्करण है, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो ऐसी व्यवस्था ही संघात्मक व्यवस्था होती है, मतलब केंद्र से पावर लेके राज्य सरकार को दिया जा रहा है कुछ पावर, और कुछ पावर स्थानीय सरकार को भी दिया जा रहा है। तो अब आप लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर केंद्र सरकार से लेके जो राज्य सरकार को दिया जा रहा है या फिर स्थानीय सरकार को दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है और कैसे दिया जा रहा है, क्या बेसिस है, वो क्या आधार है जिस आधार पे जो है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरत पड़ी हम लोगों को ये संघात्मक कॉन्सेप्ट को अपनाने की, ये संघात्मक व्यवस्था को लोकतंत्र के अंदर अपनाने की, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझेंगे। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, मतलब यहाँ डेमोक्रेसी है। मैंने बताया कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, तो भारत जो लोकतंत्र देश है, ऐसे किसी भी लोकतांत्रिक देश में या किसी भी देश में आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी आबादी पाई जाती है, और उस आबादी में कोई एक वर्ग के लोग नहीं रहते हैं, उनमें काफी विभिन्नता पाई जाती है, खान पान को लेकर, वेशभूषा को लेकर, रहन सहन को लेकर, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, समुदाय को लेकर, पंथ के आधार पे काफी विभाजन होता है। तो चूंकि एक देश, कंट्री तो एक है और इतना सारा अनेकता है, इतना सारा उसमें मतलब डिफरेंसेस है, तो जब अनेकता होगा, डिफरेंसेस होगा ना, तो उनमें मतभेद शुरू हो जाता है। मेरा धर्म सुपीरियर है, मेरी भाषा सुपीरियर है, मेरा पहनावा पोशाक सुपीरियर है,
तुम्हारा इन्फीरियर है, इस तरह की भावना अगर मतलब विकसित होने लगती है। लोग अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने लगते हैं, दूसरी जाति को निम्नतर बताने लगते हैं, अपने पहनावा पोशाक को श्रेष्ठ बताने लगते हैं, दूसरे को निम्न तरीके से देखने लगते हैं। और इन सब कारणों से क्या होता है कि आपस में मतभेद शुरू होता है, विवाद होता है, डिस्प्यूट होने लगता है, और वो राष्ट्र की उन्नति में बाधक बनता है। मतलब लोग आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, आपस में प्रेम भाईचारा नहीं होकर उनमें विदेश की भावना पनपने लगती है, वो एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। और चूंकि ऐसा अगर वातावरण क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है, देश उन्नति नहीं करता है, समाज उन्नति नहीं करता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या है, इसी को दूर करने के लिए संघवाद और संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, ताकि इसके पहले वाले अध्याय में हमने बताया था आपको सत्ता की साझेदारी में, सत्ता की साझेदारी को ये समझाते हुए आप लोगों को बताया था कि सत्ता की साझेदारी से मतलब है सत्ता के संचालन में, मतलब देश के शासन प्रशासन को चलाने में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, उन सबकी भागीदारी ही, उनकी सबकी हिस्सेदारी ही देश को आगे बढ़ाता है। ये पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे। तो उसी तरह चूंकि देख रहे हैं कि किसी भी देश में इतनी सारी डिफरेंसेज है, अनेकता पाई जाती है हर लेवल पे, हर क्षेत्र पे, तो उन अनेकता में कैसे एकता स्थापित हो, उस भिन्नता में कैसे जो है एकता को एक रूप किया जाए, इसके कैसे लोग ये समझ पाए कि इस देश की शासन प्रणाली में, इसकी समृद्धि में, इसके विकास में मेरा भी अहम योगदान है, ये कैसे समझ में आएगा? ये समझ में तब आएगा जब हम प्रॉपर उनका डेवलपमेंट कर पाए। सब जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे बिहार है, बिहार में ज्यादातर लोग बिहारी भाषा बोलते हैं, भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरी तरफ जाएं, अगर दक्षिणी क्षेत्र में हम लोग चले जाएं इंडिया के, तो वहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम इस तरह के भाषा को बोलते हैं। अगर किसी और स्टेट में चले जाए तो वहाँ मराठी बोला जाता है, कहीं गुजराती, कहीं बंगाली। तो देखिए भाषा के आधार पर कितने डिफरेंसेज हैं। तो अगर ऐसा इन भाषाओं के आधार पे इतना जब डिफरेंसेज है, और किसी खास भाषा को अगर सरकार जो है प्रेफरेंस देने लगी, तो दूसरे भाषा वाले अपने आप को कम तर समझने लगेंगे, उनमें डिस्प्यूट होने लगेगा, और वो ना केवल सरकार के बल्कि दूसरे भाषा बोलने वालों से भी नफरत करेंगे, घृणा करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में देश का प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा। और ये सिर्फ भाषा की बात नहीं है, धर्म के आधार पे भी ऐसा हो सकता है। अगर किसी खास धर्म के, किसी खास भाषा के, किसी खास जाति के लोगों को अगर हम लोग ऊपर बढ़ाएं तो क्या होगा, डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा, दूसरे जाति वाले इसके खिलाफ विद्रोह करने लगेंगे, वो खुद को मतलब इस देश से अलग समझेंगे कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, असमानता का बर्ताव हो रहा है। और ऐसे में किसी भी कंट्री का सकारात्मक जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए ये हमारे संविधान निर्माता जो थे, या हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम को रचने वाले जो नेता थे, जो बाद में सत्ता में आए, उन्हें ये पता था कि चूंकि भारत विभिन्नता में एकता वाला देश है, यहाँ बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, यहाँ तक कि रहन सहन को लेकर, खान पान को लेकर, चारों तरफ विभिन्नता का माहौल है। तो इस विभिन्नता में कैसे अनेकता में कैसे एकता को समाहित किया जाए, कैसे इतना विभिन्नता को एक करके सामंजस्य स्थापित करके उनमें देश को प्रॉपर ढंग से आगे बढ़ाया जाए, ये उनके दिमाग में था। इसलिए उन्होंने संघात्मक व्यवस्था को, संघवाद के कॉन्सेप्ट को संविधान में जगह दी, और उन्होंने बताया कि पावर और शक्ति का एक जगह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, एक जगह एक ऐसी शासन प्रणाली नहीं होनी चाहिए जो एकीकृत हो, केंद्रीकृत हो। मतलब पावर जो है किसी खास के पास सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जो है, उनका तो कॉन्सेप्ट ही मतलब आज़ादी के पहले से ही बहुत अच्छा था। वो चाहते थे कि सिर्फ राज्य सरकार और प्रांत सरकार को नहीं, बल्कि स्थानीय लेवल पर अपने ग्राम सभा की स्थापना हो, ग्राम सरकार, ग्राम पंचायत बने, ताकि गाँवों का डेवलपमेंट हो जाए। क्योंकि उनका मानना था कि भारत गाँव का देश है, छोटे छोटे गाँव मिलकर ही भारत को बनाते हैं। तो गाँव का विकास ही राज्य को डेवलप कर सकता है, और राज्य का डेवलपमेंट ही देश को विकास कर सकता है। इसलिए वो छोटे लेवल से चाहते थे कि लोग आत्मनिर्भर बने और सेल्फ डिपेंड बनकर रोजगार को वहाँ मतलब छोटे लेवल पर, ग्रामीण स्तर पे जो है लोग शिक्षित हों, स्वस्थ हों, और वहाँ रोजगार का प्रसार हो,
ताकि जब लोग नीचे लेवल पे आत्मनिर्भर बनेंगे तो वो राज्य भी आत्मनिर्भर बनेगा और बाद में देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो इसलिए अब गांवों का प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए, राज्यों का प्रॉपर डेवलपमेंट और विकास करने के लिए ये जरूरी था कि पावर जो है, सत्ता की जो शक्ति है और पावर जो है वो केंद्रीकृत ना होकर विकेंद्रीकृत हो, मतलब सत्ता का पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, तभी ऐसा हो सकता है। अब मान लीजिए केरल एक राज्य है या तमिलनाडु एक राज्य है जहां तमिल भाषा बोला जाता है। अगर वहां राज्य नहीं होता और सारा पावर केंद्र सरकार के पास होता तो हो सकता था कि केंद्र सरकार जो है किसी हिंदी भाषा को प्रेफरेंस देने लगे या किसी खास वर्गों को प्रेफरेंस देने लगे, दूसरे स्टेट वाले को किसी दूसरे राज्य के लोगों को प्रेफरेंस देने लगे और तमिलनाडु अपने आप को पिछड़ा हुआ, वंचित महसूस करने लगे, कटा हुआ महसूस करने लगे। तो ये कैसे होगा? उस क्षेत्र में जो है तमिलनाडु में, केरल में या फिर कर्नाटक में, वो जो दक्षिणी क्षेत्र के इलाके, उनका सभ्यता, संस्कृति, परिवेश, भाषा, लैंग्वेज ये सब डिफरेंट है। तो ये जरूरी था ना कि उन लोगों को पावर दिया जाए, उस क्षेत्र को पावर प्रदान किया जाए ताकि वो अपना खुद से विकास कर पाए और सामूहिक विकास कर पाए। उस क्षेत्र, एक राज्य में भी कितने सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे तहसील होते हैं जो कई क्षेत्रों में बटे होते हैं, जाति के लेवल पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे। तो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट तभी हो सकता है ना जब पावर हम लोग अपने पास नहीं रखे, उसका डिसेंट्रलाइज करें पावर का, ताकि उनको भी कुछ शक्ति दे, ताकि वो अपने शिक्षा में विकास कर पाए, अपने क्षेत्र का विकास कर पाए, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र की ज्यादा नॉलेज होती है, ज्यादा समझ होती है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो वो जानते हैं कि हमारे क्षेत्र की परिस्थितियां कैसा है, माहौल कैसा है, यहाँ के लोग कैसे, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ की भाषा कैसी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो अपना नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, जिससे उस क्षेत्र का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाता है। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसलिए जो है भारत के संविधान ने एकीकृत और एकात्मक व्यवस्था नहीं अपनाकर संघात्मक प्रणाली को अपनाया, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया। पावर का क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन किया, मतलब कुछ शक्तियां केंद्र से लेकर राज्य सरकार को दी गई और कुछ शक्तियां स्थानीय सरकार को भी दी गई। जैसे अगर कोई बड़ा शहर है तो वहाँ नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, ग्राम स्तर पे जाएंगे तो आप पंचायत समिति होती है। ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है कि जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, तो उनको पावर देंगे तो उनको अपने क्षेत्र की, शहर की ज्यादा समझ होती है, वो उसी क्षेत्र के होते हैं, उसी शहर के होते हैं। तो क्या वहाँ की क्या बेसिक समस्याएं हैं, क्या मूलभूत जरूरतें हैं, क्या लोगों की परेशानियां हैं, वो उसको समझते हुए उस क्षेत्र में कानून बना सकते हैं जिससे समाज बेहतर ढंग से डेवलप कर पाए। उसी तरह ग्राम स्तर पे भी है, ग्राम में जो रहते हैं उनको अपना कल्चर विशेष तरह से वो जानते हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसको कैसे न्याय देना है, कैसे सजा देनी है, ये वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। उनको अपने परिवेश की, समाज की बेहतर नॉलेज होता है। तो ये जरूरी था ना कि सारा पावर एक जगह केंद्रीकृत न करके पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, मतलब स्थानीय गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दिया जाए ताकि वो बहुत सारे कामों को खुद से कर पाए। राज्य सरकार को पावर दिया गया कि वो अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए खुद से कानून बना पाए। तो ये सारा जो सिस्टम है इसको अलग से कानून बनाकर नहीं, बल्कि भारत के संविधान में ही मेंशन कर दिया गया था। और 1992 के बाद जो है ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट को विस्तार किया गया था। तो तब से लेकर गांवों के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए और देश के विकास के लिए इस संघात्मक प्रणाली और इस संघवाद के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? और एक बात समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि भारत चूंकि लोकतंत्र देश है, तो यहाँ तो एक बात मैंने बता दिया कि यहाँ संघात्मक प्रणाली पाई जाती है, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। दूसरा बात ये समझना जरूरी है, संघात्मक मतलब एक बार फिर से समझिए, केंद्र सरकार से पावर लेके राज्य सरकार को और राज्य सरकार से भी पावर कुछ स्थानीय सरकार को दी गई है। इसी व्यवस्था को, इसी प्रणाली को ही संघात्मक प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, दूसरे स्तर पर भी सत्ता का जो है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया है। जैसे सारी शक्तियां संसद के पास नहीं है, हमारे देश में जो लोकतंत्र देश है वहाँ सारी शक्तियां संसद के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास नहीं है, बल्कि कुछ शक्तियां जो है
विधायिका के पास है, कुछ शक्तियां जो है कार्यपालिका के पास डिस्ट्रीब्यूट की गई है, कुछ शक्तियां न्यायपालिका के को अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ये सारी चीजें हम पिछले क्लास में ही बता पाए थे, सत्ता की साझेदारी में इसको हम डिटेल से समझाए थे। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार उसको जरूर से देखिएगा। तो क्या था कि सत्ता का जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पे नहीं बल्कि संस्थाओं के आधार पे भी बांटा गया है। मतलब कुछ शक्तियां कार्य विधायिका है, जैसे उसको कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, कानून मनवाने की, उसका पालन करवाने की जिम्मेवारी कार्यपालिका की होती है। और ये दोनों क्या गलत कर रहे हैं, विधि जो बना है विधायिका द्वारा वो सही से लागू हो पा रहा है कि नहीं, वो समाज के हित में है कि नहीं, वो लोगों की भलाई के में है कि नहीं, लोगों के अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा। इसका रिव्यू कौन करता है? इसका रिव्यू करता है न्याय प्रणाली, ठीक है, यानी कि न्यायपालिका। तो बात समझ में आ रहा है। संघवाद के कॉन्सेप्ट जो लोकतंत्र के शासन प्रणाली को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट को ही अपनाया गया है। संघवाद का बेसिक मीनिंग यही होता है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना, पावर केंद्रीकृत और एकात्मक न हो के संघात्मक हो, मतलब उनका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। और ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है भारत में, उसको आप समझ पा रहे हैं। एक तो आप देखते हैं कि सारी शक्तियां केंद्र के पास नहीं है, कुछ शक्तियां राज्यों के पास है, कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों के पास भी है। दूसरी बात मैंने बताई कि पावर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं के आधार पर भी किया गया है। मतलब सारी शक्तियां संसद के पास नहीं है, कुछ शक्तियां विधायिका के पास, कुछ कार्यपालिका के पास और कुछ न्यायपालिका को दी गई हैं। ऐसे क्या होगा कि कोई भी संस्था अपने आप को सर्वशक्तिशाली नहीं समझेगी, ठीक है, वो स्वेच्छाचारी नहीं होंगी, उन पे अंकुश लगाया जा सकता है, उनकी स्वेच्छाचारी पर अंकुश लगाया जा सकता है, उनकी मनमानी को रोका जा सकता है। ऐसे में, ठीक है, वो मनमाने तरीके से काम नहीं कर पाए, लोगों को की अधिकारों को और हक को हनन करते हुए अपने विधि को नहीं ला पाए। इसके लिए जरूरी था कि संघात्मक व्यवस्था को अपनाएं और पावर एक हाथों में केंद्रीकृत न होके वो बहुत सारे भागों में उसका विभाजन हो, विकेंद्रीकरण हो उसका। समझ पा रहे हैं आप लोग। दूसरी बात देखिए, भाषा, आपके बुक में भाषा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। तो आप जानते हैं कि भारत में अनेकों भाषा बोली जाती हैं। एक देश में मतलब सैकड़ों भाषाएं हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में भी, एक राज्यों की भी भाषाएं अलग है और राज्यों में भी जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी भी बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी अलग भाषाएं हैं। तो इतना भाषा के आधार पर विभिन्नता, ये काफ़ी मतलब विभिन्नता है जिसको लेकर हम लोग कैसे आपस में सामंजस्य स्थापित करेंगे, लोगों को कैसे भाषाई आधार पर जोड़ेंगे, ये बहुत मतलब जरूरी था। अगर भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, इसको हम एक अध्याय में भी बताए थे। तो चूंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं और मान लीजिए इंग्लिश को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए या हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए या किसी और भाषा को, तेलुगु को, मराठी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा, दूसरे भाषा वाले अपने आप को भेदभाव महसूस करेंगे कि नहीं, कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मेरी भाषा को श्रेष्ठता क्यों नहीं प्रदान की गई, हमें राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बना। और ऐसे में क्या होगा, मतभेद शुरू होगा, विरोध शुरू होगा, हिंसात्मक विद्रोह होने लगेंगे। इसलिए क्या है कि भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है समाहित किया गया है। और आप देखते भी होंगे कि आप जब किसी एग्जाम को देते होंगे तो आप अपना जो क्वेश्चन का आंसर लिखने का पैटर्न है, मतलब आंसर जिसमें आप देना चाहते हैं वो हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, या वो जो 22 भाषाएं हैं अगर वो जॉब केंद्र सरकार के माध्यम से मतलब निकाली गई है वो वैकेंसी, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं मेंशन है, आप उस भाषा में से कोई भी भाषा का चयन करके आप उस लैंग्वेज में अपने एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब हमारे संविधान ने, हमारे देश भारत ने संघवाद के कॉन्सेप्ट को अपनाया है। किसी एक भाषा को, किसी एक क्षेत्र को, किसी एक राज्य को विशेष तगमा नहीं दिया है, उसको ज्यादा महत्व प्रदान नहीं किया, बल्कि उनकी असमानता को, विभिन्नता को एक करने का प्रयास किया, उसमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। इसीलिए 22 भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है ताकि भाषा के आधार पर लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करे, वंचित महसूस नहीं करे, ठीक है, बल्कि सबकी भाषाएं महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है।
और उनमें एक सामंजस्य स्थापित करके भाषाओं का भी क्रमिक विकास हो, उत्थान हो, इसका प्रयास किया गया है। और अक्सर हमारे लोकतंत्र में इसकी व्यवस्था की गई है कि हम लोग अनेकता में एकता को स्थापित करते हुए अपने देश का शासन प्रशासन सुचारू रूप से आगे बढ़ाए, ताकि हमारा देश क्रमिक विकास कर पाए। ठीक है, तो एक ये बात समझ में आ गया। दूसरा बात क्या है, एक और चीज समझना है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पावर दिया गया है। एक दूसरा क्या है कि वो पावर कैसे दिया गया है, केंद्र को जो है ना कुछ क्षेत्र है जिसपे कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो ये भारत के संविधान में मेंशन कर दिया गया, मतलब कि राज्य के क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार क्षेत्र है, वो कितना पावर यूज कर सकता है, केंद्र के क्या अधिकार हैं, उनके क्या अधिकार क्षेत्र हैं, उसका दायरा कहां तक है, वो ये संविधान में मेंशन कर दिया गया एक एक करके। मतलब उस दायरे से वो आगे नहीं बढ़ सकता है, अपने अधिकार क्षेत्र का मतलब उसको पार नहीं कर सकता। उसको जो अधिकार मिला हुआ है उसी दायरे में उसको काम करना है। तो केंद्र सरकार का दायरा, राज्य सरकार का दायरा, स्थानीय सरकार का दायरा ये फिक्स कर दिया गया है। कहाँ? भारत के संविधान के अंतर्गत, ताकि बाद में इसमें बदलाव नहीं किया जा सके। तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग को पता होगा कि केंद्र सरकार के लिए जो है संविधान में एक केंद्र सूची होती है, संघ सूची जिसको हम लोग बोलते हैं। वो क्या होता है? यूनियन लिस्ट, आप नाम सुने होंगे। मतलब यूनियन लिस्ट क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। जैसे भारत की सुरक्षा से संबंधित हो गया, बैंकिंग से संबंधित हो गया, या विदेशी मामले हो गए, विदेशी व्यापार हो गया, इन सब चीजों से संबंधित अगर कोई नियम बनाना हो, कोई कानून बनाना हो, कोई विधि बनाना हो, तो यह अधिकार क्षेत्र किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। मतलब केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि आप इन क्षेत्रों को पे कानून बना सकते हैं, इसको ऐसा कानून बना सकते हैं ताकि देश का क्रमिक विकास हो पाए। ठीक है, तो कुछ शक्तियां हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र जो मतलब पहले से शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है कि इस पे केंद्र सरकार का अधिकार है। उसी तरह कुछ विषय हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे में कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया, व्यापार हो गया, इन सब क्षेत्रों पे जो कानून बनाने का अधिकार वो किसको है? राज्य सरकार को दिया गया है कि आप अपने राज्य का विकास करने के लिए, उत्थान करने के लिए, समृद्ध करने के लिए इन सारे क्षेत्रों पे अपने तरीके से कानून बना सकते हैं। उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता या कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार आप कानून बना सकते हैं ताकि आपका राज्य जो है डेवलप कर पाए। और कुछ ऐसे विषय हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिए गए हैं, जिसपे दोनों आदमी कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। तो ये क्या है ना, ये सार्वभौमिक मुद्दा है। ये ऐसा विषय वस्तु है जिसपे मतलब राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी चाहती है कि लोगों का विकास हो, जन कल्याण हो। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी विषय वस्तुएं हैं जिन पे दोनों को संविधान में ये मेंशन किया गया है कि आप दोनों जन कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए आप दोनों इस पे मिलकर कानून बना सकते हैं। और अगर इन कानूनों में डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, अगर मान लीजिए कोई विषय है जिसपे केंद्र सरकार भी कानून बना दिया और राज्य सरकार भी कानून बना दिया, और दोनों के कानून में, दोनों के विधि जो बनाए हैं उनमें डिस्प्यूट है, माने उनमें भिन्नता पाई जा रही है, तो कौन सा कानून मान्य होगा, ये भी दिया गया है कि तब जब दोनों कानून में मतभेद उत्पन्न हो तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया कानून ही मान्य होगा। और उसके बाद भी अगर डिस्प्यूट नहीं सुलझता है तो हमारी न्याय प्रणाली, जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये फैसला लेती है कि क्या सही है। मतलब राज्यों और केंद्र के विवाद को सुलझाने का जो मामला है वो न्यायालय के हाथ में चला जाता है, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उसको फिर उस डिस्प्यूट को दूर करती है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो आज मेनली हम लोग ये बात समझे, संघवाद के कॉन्सेप्ट को समझे, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, केंद्रीकृत व्यवस्था क्या होती है, और संघात्मक प्रणाली क्या होती है, इसको हम लोग समझे। विकेंद्रीकरण के क्या अर्थ होता है ये हम लोग समझ रहे हैं कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना ही क्या होता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो अब कंक्लूजन ये है कि इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर इस संघवाद के कॉन्सेप्ट को तो लोकतंत्र में अपनाया गया है, लेकिन हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर में, टेक्स्ट बुक में इसको क्यों दिया गया। वो इसलिए
ताकि हम लोग जिस देश में रहते हैं इंडिया में, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। आम जनता के बीच में मैंने बार बार अभी बताया कि लोगों को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, वेशभूषा के आधार पे, रहन सहन, खान पान, जो भी हो, इसमें काफी लेके मतलब डिफरेंसेस पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती हैं। तो हम लोग चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये भली भांति आप परिचित हो गए हैं कि कैसे कोई राष्ट्र डेवलप कर पाएगा। जब हम लोग आपसी सहयोग नहीं करेंगे, अगर आपस में सहयोग नहीं करेंगे, भाईचारे के साथ नहीं रहेंगे, कोई राष्ट्र में शांति स्थापित नहीं रहेगी, तो वो देश कैसे डेवलप कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे अहम पहलू ये है कि इस चीज को, संघवाद के कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने जीवन में भी उतारे, और हमारे देश में जो इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है कि इसको, ये कॉन्सेप्ट को जो अपनाया गया है इसका पालन करें और इसको महत्वपूर्ण समझे। क्यों? क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे देश में शांति आज बनी हुई है, और लोग इस देश में विभिन्न होकर भी आपस में एक महसूस करते हैं, भाईचारे को महसूस करते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भी आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, वेशभूषा, खान पान के आधार पे जो है हम लोगों को आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए, डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे की सभ्यता को, संस्कृति को, उनको कल्चर को, उनकी जाति को, उनके धर्म को हम लोग को महत्व प्रदान करना चाहिए। उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनके जो नियम है, कानून है, उसको महत्व प्रदान करना चाहिए। उसको हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको भी हम लोग एक सभ्यता, संस्कृति के रूप में ले सकते हैं, और हम लोग को मिलकर रहना चाहिए। तभी हमारा देश जो है डेवलप कर पाएगा, उत्थान कर पाएगा, समृद्ध बन पाएगा, जब हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे। तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ये पहले ही समझ लिया था कि चूंकि हमारे देश में इतना मतलब डिफरेंसेज है, विभिन्नता है, अगर इसको पहले ही खत्म नहीं किया गया तो आगे जाके ये डिस्प्यूट बढ़ेगा, भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर। इसीलिए संविधान बनाने के समय इस कॉन्सेप्ट को उसमें समाहित कर दिया गया था कि हमारे देश में संघात्मक प्रणाली होगी, ना कि एकात्मक और केंद्रीकृत प्रणाली होगी। मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा हर लेवल पे, हर क्षेत्र पे, किसी एक के पास पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को आप फिर से पढ़ेंगे। जहां जो बात समझ में नहीं आई होगी, एक बार वीडियो को रीबैक कर देखेंगे, फिर से देखने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद भी अगर कोई कॉन्सेप्ट और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर करेंगे। कमेंट देखने के बाद मुझे लगेगा कि सही में कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया है या आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसको लेकर फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और इसलिए इसको फिर से एक बार देखना है, और इसके बाद चैप्टर को भी पढ़ना है। और ये जितने शब्द हैं ये अपने आप में एक बुक है। ये संघवाद सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा बुक है। इसमें लोकतंत्र एक शब्द नहीं है, इससे कितने सारे देश चलते हैं। ये विकेंद्रीकरण, ये संघात्मक, केंद्रीकृत, एकात्मक, ये पूरी व्यवस्था है जिसको पढ़ना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका एक संक्षेप नोट्स और एक रफ आइडिया आपको दिमाग में उत्पन्न हो गया होगा, ताकि आप अब कोई भी पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द आएंगे, तो चूंकि आप यहाँ समझ लेंगे तो उसको समझना आसान होगा। ठीक है, तो अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों कि हमारा चैनल जो सक्सेस पाथ एकेडमी है, इसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है। हमारी जो टेक्निकल टीम है, वीडियो आप तक बेहतर कंटेंट पहुँचे, बेहतर तरीके से पहुँचे, आप तक बेहतर कॉन्सेप्ट पहुँच पाए, इसके लिए काफ़ी मेहनत करती है, प्रयास करती है। तो आपका जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है वो हम लोगों को मनोबल प्रदान करता है, शक्ति देता है, और हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे भी हमारा वीडियो, ताकि उन तक बेहतर कंटेंट पहुँच पाए, वो लोग तक शिक्षा का प्रसार हो पाए। तो बस इसी के साथ एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।